हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी डी पॉइंट। मैं आपका होस्ट और दोस्त शिवम पांडे आपके सामने एक बार फिर से। आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, चीजें आपकी बेहतर चल रही हैं। उन्हीं चीजों को बेहतर बनाने के लिए एसएससी डी पॉइंट्स आपके साथ जुड़ता है, आप एसएससी डी पॉइंट के साथ जुड़ते हैं और एक फैमिली का क्रिएशन करते हैं और अपने गोल को लेके आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक्स सीरीज में अभी हम प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं जो आरबीआई के बारे में, जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिजिकल बजट, इन सभी चीजों के बारे में जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, 5 ईयर प्लानिंग या शेयर मार्केट वगैरह, उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं। पिछले सेट में हमने शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना था, थोड़े से बैंकिंग टर्म्स के बारे में क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इस सेट में आज आप करेंगे कुछ 30 क्वेश्चंस को, जो कि यही बैंकिंग और आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी से रिलेट करके क्वेश्चंस आएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्या आंसर्स हो सकते हैं, कैसे आंसर्स को करना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अगले लेक्चर में फिर आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के वीडियोस मिल जाएंगे और वहां से फिर आप कुछ क्वेश्चन सेट हम लगाएंगे जिसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा प्लान है और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपके सामने क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नाबार्ड्स प्राइमरी रोल? नाबार्ड का मेन काम क्या है? ये इतना आसान क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है टू प्रोवाइड लोन टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन देता है? आई थिंक कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आते हैं, तो नाबार्ड से उसका रिलेशन है। नाबार्ड के बारे में आप सभी को पता है कि चलिए ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में बात करी जाए तो ये एग्रीकल्चरल लोन देता है। कैसा देता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है रूरल एरियाज में। कहाँ पे? रूरल एरियाज में। तो इस हिसाब से प्रोवाइड द टर्म्स लोन टू द स्टेट कोऑपरेटिव। स्टेट कोऑपरेटिव का भी काम क्या है? रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना। किसको? रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना, रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो अब पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन रुकिए। टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, टू एक्ट एज a refinance institute, or all of the above, or all of the above। तो आपको क्या लगता है? Act as a refinance institution, to assist state government for share capital contribution। जी, यहाँ पे नाबार्ड लगभग में सारे काम करता है, लगभग में सारे काम करता है, लेकिन याद रखिएगा तो आप इसमें ऑल ऑफ द एबव के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई डज नॉट ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसमें से किस स्टेट के साथ आरबीआई, किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस नहीं करता? तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं कि सर जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर क्यों है? क्योंकि पहले ये आर्टिकल 370 के रीजन से इंडिया के आरबीआई के मॉनेटरी कंट्रोल में नहीं आता था। द सिंबल ऑफ आरबीआई, कह रहा है आरबीआई, आप बताइए कि सिंबल ऑफ आरबीआई क्या है? तो इंडिया का सिंबल क्या है भाई? तो आप सभी को पता है कि आरबीआई का सिंबल क्या है? अ पॉकेट, कुबेर विथ अ पर्स ऑफ मनी। मिस्टर कुबेर विथ अ पर्स ऑफ मनी आपका क्या है? पाम पे टाइगर के बिफोर नहीं। एक डॉग है, वो भी नहीं। कैपिटल ऑफ अशोकन है, नहीं। ये सारे में से कुछ नहीं, जो है वो आपका क्या है? ये है कुबेर विद द मनी। तो ये हमारा आरबीआई का सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। चलिए, व्हाट इज द एनिमल ऑफ द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई? आरबीआई लगभग में किस एनिमल को एज ए सिंबल यूज करता है? तो ये सभी को पता है, हम सभी को पता है कि आरबीआई कौन सा सिग्नल यूज करता है, कौन सा। तो आप बताइए फटाफट। आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि आंसर आपका क्या है सर? टाइगर। क्या है आंसर आपका? आंसर आपका है टाइगर का यूज करता है। ठीक है, आरबीआई किसका यूज करता है? टाइगर का यूज करता है। ठीक है, टाइगर एज ए सिंबल यहाँ दिखता है। इसके बाद अगर आप बात करें टाइगर के अलावा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? तो मैंने आपको बैंकिंग हिस्ट्री या शेड्यूल्ड बैंक के टाइप्स के बारे में बताया है। तो आपको पता होगा कि शेड्यूल्ड बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में नहीं, सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन नहीं,
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये आपको बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट इज इशूड एंड आरबीआई हैज अ ड्राइंग ऑफ पार्लियामेंट्री हाउस। नोट पे पार्लियामेंट बना होता है, सोचिए पार्लियामेंट। ये मैंने आपको नोट के डिपिक्शन के बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है। आपको पता चलेगा कि जो 50 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट पे पार्लियामेंट का, कहीं ऐसे ईरानी की वाव बनी है 100 रुपए की नोट पे। तो अलग अलग नोट पे अलग अलग टेम्पल्स या इंडिया की धरोहरों को दिखाया गया है। इसमें पार्लियामेंट आपको 50 रुपए की नोट पे मिल जाएगा। आगे आगे गांधी जी की पिक्चर होती है और पीछे ये सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो किस करेंसी पे कौन सा फिगर है, इसको मैंने ऑलरेडी आरबीआई के बारे में जब पढ़ाया है बैंकिंग के बारे में, तो आरबीआई की चीजों के बारे में बताया, आरबीआई के फंक्शंस के टाइम पे इसको बता दिया है, तो उस वीडियो में आपको आसानी से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई करती क्या है? बैंकिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, क्या शेयर्स बेचती है? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन इन गोल्ड, लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे आप कहते हैं खुली बाजार व्यवस्था, क्या कहते हैं? खुली बाजार व्यवस्था। ये आरबीआई की एक क्वांटिटेटिव टूल है। क्या है? एक क्वांटिटेटिव टूल है जिसमें आरबीआई क्या मेजर करती है? आरबीआई क्वांटिटी को मेजर करती है, क्वांटिटी को मेजर करती है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे इसका उपयोग किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि इसमें से कौन सा है? तो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, आपने अगर वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने देखे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना या खरीदना, ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचना या खरीदना, आरबीआई कमर्शियल बैंक के थ्रू जब ये काम करती है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है। Which of the following is not an objective of monetary policy of RBI? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटेटिव टूल्स का यूज करती है, क्या टारगेट ऑब्जेक्टिव नहीं है? बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो ऑब्जेक्टिव में आता है। डायरेक्ट क्रेडिट क्रेडिट इन द डिजायरेबल डायरेक्शन, जी हाँ, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, जिस तरह का डिजायरेबल डायरेक्शन होगा आरबीआई को चाहिएगा उस तरह से कंट्रोल करेगी। कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रेशर, अभी तो बताया है कि इन्फ्लेशन प्रेशर और डिफ्लेशन प्रेशर कंट्रोल करती है। सोशल जस्टिस, भाई ऐसा थोड़ी है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से सबके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव आरबीआई का नहीं है कि सबके पास इक्वल पैसा आ जाए। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही आंसर होगा कि सोशल जस्टिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए, आरबीआई कीप्स सम सिक्योरिटीज अगेंस्ट द नोट्स, दिस सिक्योरिटीज आर ऑलवेज लेस देन इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड फॉरेन बॉन्ड्स। गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपने ये तो पता है कि गोल्ड रिजर्व रख के ही प्रिंट किया जाता है। हालांकि आरबीआई मिनिमम रिजर्व पॉलिसी पे, जो इसका मिनिमम रिजर्व पॉलिसी पे नोट छापती है। मिनिमम रिजर्व पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मतलब जो सबसे कम रिक्वायरमेंट है एक सिक्योरिटी रखने की, करेंसी छापने की, उस पे हमारे यहाँ करेंसी प्रिंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखिएगा जितने भी गोल्ड, फॉरेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, आरबीआई कीप सम सिक्योरिटीज अगेंस्ट द नोट्स। दीज सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज की वैल्यू, अगर आप जितने भी गोल्ड है, जितना फॉरेन बॉन्ड्स है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इन सबको ऐड कर दिया जाए तो उनसे कम वैल्यू की ही सिक्योरिटी रख के नोट्स को प्रिंट करती है, क्योंकि मिनिमम, ओके, मिनिमम रिजर्व पॉलिसी हम फॉलो करती है आरबीआई कि कम से कम रिजर्व पे जितने भी करेंसी प्रिंट की जा सके उसे आरबीआई प्रिंट करती है। आइए कुछ और क्वेश्चंस पे देखते हैं भाई। मर्चेंट बैंकिंग क्या है? सवाल ये है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? ये किस तरह की फाइनेंस प्रोवाइड करती है? तो देखिए, मर्चेंट बैंकिंग डोमेस्टिक होलसेल प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। डोमेस्टिक से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन इसका इंटरनेशनल से है। लेकिन ये एड एजेंसी नहीं है, ये ट्रेड कराती है कंट्रीज के बीच में। क्या कराती है? मर्चेंट का काम ही है इंटरनेशनल में एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच ट्रेड का काम करवाना। द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग मनी इज इन द मार्केट इज नोन एज, भाई हमारे यहाँ जो मार्केट में मनी इशू की जाती है वो किस रेशियो पे? तो अभी मैंने बताया किस रेशियो पे?
मिनिमम रिजर्व रेशियो पे, आरबीआई मिनिमम रिजर्व रेशियो का फॉलो करते हुए, ना ही प्रोपोर्शनल, ना ही कोई फिक्स है, ना ही कोई फ्लोटिंग है, मिनिमम रिजर्व रेशियो पे आरबीआई क्या करती है, नोटों की प्रिंटिंग करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आरबीआई से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो गए। नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई, क्वेश्चन मार्क ये है कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर तो होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई। तो आपको पता चलेगा कि भाई, आप कहेंगे सर करंट में नंबर ऑफ, हमेशा आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो होते हैं 4, याद रखिएगा। आरबीआई में एक गवर्नर तो होते ही हैं मेन, प्लस उनके काम को संभालने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर रखे जाते हैं। डिप्टी का मतलब यह है कि जो मेन गवर्नर होंगे उनके काम हो, जो भी मेन गवर्नर होंगे, ठीक है, उनके काम को डिवाइड किया जाता है इनके थ्रू, क्योंकि भाई वो सारा काम खुद नहीं देख सकते, तो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, वो भी एक दो नहीं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और सबकी अपनी इंपॉर्टेंट रोल होती है। ठीक है, तो आरबीआई के से रिलेटेड, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अभी तक आपने जो भी देखा उसमें लगभग में आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट obligatory on the part of all the commercial bank that they should give some cash amount while purchasing government bonds। इसे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर कमर्शियल बैंक्स क्या खरीद रहे हैं, कमर्शियल बैंक को कुछ कैश देना है जब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं। ठीक है, जब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, सो दे हैव टू पे सम कैश। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा आंसर कीजिए, सोचिए जरा। कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल नहीं, मिनिमम रिजर्व रेशियो, फ्लोटिंग रिजर्व रेशियो, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, सोचिए जरा। इसमें आएगा आपका आंसर एसएलआर, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। वो होता है जिसको इनको एटलीस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो तो 4% है, आपको पता है। मिनिमम रिजर्व रेशियो पे तो क्या होती है, करेंसी की प्रिंटिंग होती है। क्या होती है, करेंसी की प्रिंटिंग होती है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस कितने हैं, ये 4 हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, 2 आरबीआई कंट्रोल करती है। कहाँ कहाँ है सब बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द फॉरेन कंट्रीज। इसको सीधे याद रख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो हमारे यहाँ की बीओबी है, ये बहुत बड़ी बैंक है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसकी मोर देन 20 ब्रांचेस विदेशों में है। तो इंडिया के बैंकों की बात करें तो सबसे ज्यादा एज ए फॉरेन बैंक बीओबी की ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन करता है भाई, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, नीति आयोग बिल्कुल नहीं, एसबीआई का तो ये काम ही नहीं है, ना ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोलर है ना, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एक तरह से ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक तरह की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है। क्या है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देते हैं उस पर कंट्रोल लगाते हैं। कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देते हैं उसके अमाउंट पे घटाते या बढ़ाते हैं, और यहीं से कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन देती है उसमें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आरबीआई करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए, कुछ 15 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल रूल। देखिए, एपेक्स बैंक पूछा है, इसका मतलब आरबीआई हमेशा नहीं कहेंगे इंडस्ट्रियल लोन, आरबीआई इंडस्ट्रियल लोन नहीं देता, आईडीबीआई याद रख लीजिएगा। विच इज द नेम ऑफ ई कॉमर्स नेटवर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो ई कॉमर्स नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं, आरबीआई नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीआई नेट कहते हैं आरबीआई के ई कॉमर्स को। ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949, ये हम सबको पता है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द एब्रिविएशन सीबी, सीबी का फुल फॉर्म सोचिए तो, सेविंग एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सर्वे। देखिए, पहला और तीसरा तो पहले ही कट गया। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सेबी एक बैंक है, सेबी क्या करता है, कंट्रोल शेयर मार्केट कंट्रोल करता है। तो अगर ये शेयर मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है तो बैंकिंग से इसका कोई रिलेशन कहीं भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड, चलिए।
इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया कौन रेगुलेट करता है? इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, सवाल ये है। आप सभी ने सुना है एक ब्रांच, एक संस्था है हमारे यहाँ, आईआरडीए। आईआरडीए सी भी तो उसमें चली गई, शेयर मार्केट में, आरबीआई बैंकिंग में चली गई। इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए करता है, ये याद रखिएगा। एक्सपांड द टर्म ऑफ लाइबर, LIBOR, यूज एज अ फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर। इसे कहते हैं लोकल इंडियन लंदन इंटर बैंक ऑफिस ऑफर्ड रेट। ठीक है, इसे लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं। लंदन के बैंकों में जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर दुनिया के सभी बैंकों में इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते ही होते हैं, बैंकों के आपस में कुछ लेन देन के वो होते हैं, तो वो वहां के लिए अफोर्ड किया जाता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ चेक में बी काउंटरमेंडेड बाय, तो चेक से पेमेंट को काउंटरमेंड कौन कर सकता है? ड्रॉअर। भाई चेक के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, हालांकि मैं चेक्स और टाइप्स ऑफ चेक्स आपको पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। चेक्स बॉन्ड्स पढ़ा दिए हैं, टाइप्स ऑफ चेक्स जब मैं पढ़ा दूंगा तब आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको बस आंसर जान लीजिए, बाकी टाइप्स ऑफ चेक्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या टर्म है, ये सारे पढ़ाऊंगा। चेक से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सर कोई बात नहीं। नाबार्ड इज द नेम ऑफ अ क्या कॉमर्शियल बैंक है? नाबार्ड के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग है, या एग्रीकल्चर से? तो मैंने वही बताया था कि क्या होगा, स्पेशलाइज्ड बैंक टू द एग्रीकल्चर, एस्टैब्लिश इन 1982। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? भाई आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल पॉलिसी किससे कंसर्न्ड है? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेट, बैंक रेट पॉलिसी, या बोथ ए एंड बी? देखिए, बैंक रेट पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा हो गया। किसका हिस्सा हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी का। तो इन दो, इसको तो हटा दीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, तो जी हाँ, पब्लिक से कितना टैक्स लिया गया और पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर कितना किया गया, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, डेली पुलिस और आर्मी में कितना एक्सपेंस किया गया। तो बोथ ए एंड बी, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी जो सरकारी बजट है आपका, उसी की तो बात करता है, और इस बजट में यही सारी चीजें तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट अंडर, फिर वही आंसर आ गया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। किसके अंदर है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर सारी करेंसी का प्रिंटिंग होता है। चलिए बहुत अच्छे, लास्ट के 5 क्वेश्चन आपने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए। अभी कुछ और क्वेश्चन आपको अलग अलग वीडियोस में करवाए जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन का सेट रखता हूँ, ताकि आप भी आराम से आंसर कर सके, अलग अलग पार्ट में इन चीजों को देख सके, चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। चलिए, वेज एंड मीन्स एडवांस रिफर्स टू, ये शब्दावली कहाँ यूज की जाती है? तो आपको पता है, मैंने एक डेफिसिट फाइनेंसिंग वर्ड पढ़ाया था, जिसमें आरबीआई क्या करती है? आरबीआई शॉर्ट टर्म में लोन देती है, किसको? गवर्नमेंट को। किसको देती है भाई? गवर्नमेंट को लोन देती है। तो गवर्नमेंट गेटिंग लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हालांकि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, अलग वर्ड है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में आरबीआई को टेम्पोररी लोन दिया जाता है, और एक यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे क्या होता है भाई, आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है। आपको क्या लगता है कि इन दो में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि फार्मर्स को लोन देना नाबार्ड से, इसमें हम कहीं यूज नहीं करते, ना कमर्शियल बैंक ये यूज करते हैं। तो वेज और मींस एडवांस किस जगह यूज किए जाते हैं? सोचिए जरा, वेज एंड मीन एडवांस क्या होते हैं? तो देखिए, ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वही टर्म यहाँ पे होगा, कि गवर्नमेंट गेटिंग टेम्परेरी लोन फ्रॉम द आरबीआई, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से जो लेते हैं, उसमें ये टर्म्स यूज नहीं किए जाते। तो वेज एंड मीन्स टर्म्स वही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का हिस्सा है, जब गवर्नमेंट किससे लोन लेती है? आरबीआई से लेती है। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? सवाल ये है, नॉट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फिर से आंसर आ गया नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इतनी बार आ गया है कि अब आपको याद हो जाएगा कि नाबार्ड किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये कहीं से भी एक तरह का इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। सवाल ये है कि किसी भी करेंसी का प्राइस, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में रुपए
स्ट्रांग हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? पहला, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल नहीं। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कंट्री कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, या इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे देखिए, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री मतलब टोटल ना, करेंसी की प्राइसेस को आरबीआई हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं करती। ये टोटली बाजार पे डिपेंडेंट है कि बाजार पे डिमांड क्या होगी। इसी के अलावा स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंसर्न कंट्री, कि गवर्नमेंट कितनी कंसर्न है, ये भी मैटर करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी नहीं रही तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है 1, 2, 3 एंड 4, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 2 एंड 3, जी करेक्ट आंसर हुआ 2 एंड 3। पहले तो ये जो भी करेंसी, जो हमारा रुपया डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा या नहीं होगा, ये भी आरबीआई कंट्रोल नहीं करती है, टोटल बाजार पे है, डिमांड और सप्लाई पे गेम है। जैसे क्रूड ऑयल का हो गया, नेचुरल गैसेस वगैरह का हो गया, तो सरकार ने इसको रख रखा है बाजार के हिसाब से, कि बाजार जो कीमतें डिसाइड करेगा उसी पे होगा, कम होगा तो कम, ज्यादा होगी तो ज्यादा। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट, जिस कंट्री के आप करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वहां की अगर गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं है ना, बहुत ज्यादा उठापटक है, राजनीतिक उथल पुथल है, तो भी करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस करेंसी, उस देश से लोगों का ट्रेड, व्यापार पे असर होगा, व्यापार पे असर होगा तो डिमांड एंड फॉर गुड्स एंड सप्लाई पे भी बहुत बड़ा असर आता है। तो सरकार व्यवस्थित और स्टैब्लिश होनी चाहिए किसी कंट्री की, ये बहुत ही मायने वाली चीज है। आते हैं आगे और समझते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका आज का ये लेक्चर समाप्त होगा। तो समझते हैं, अच्छी प्रैक्टिस की हमने, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, तो ये समझ लीजिएगा। The banks are required to maintain a credit ratio between their cash in hand and total asset. उसको आप क्या कहते हैं? तो भाई उसी को तो कहते हैं एसएलआर कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, जो 18% नहीं होता, और 4% सीआरआर। ठीक है, 4% सीआरआर और 3%, ये मैंने आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया है, कि जितना भी उनके पास सेविंग आई है, सेविंग अकाउंट में पैसा है, जितना भी उनके पास कैश वगैरह है या जो भी है, उसका 18% तो इनको एज अ फ्लोटिंग एसेट रखना पड़ता है। फ्लोटिंग का मतलब जिसको तुरंत ये कैश वगैरह में कन्वर्ट करवा लें, मतलब ये गोल्ड में रखेंगे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके रखेंगे, इस तरह से रखना है, और 4% कैश के फॉर्म में रखना है। उसके बाद ही ये लोन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, और इसीलिए हमेशा बजट क्या आ जाता है, फरवरी में बजट आ जाता है। फरवरी में अगर बजट नहीं आएगा, फरवरी में बजट आएगा तभी तो पता चलेगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार के क्या प्लान है, क्या उन्होंने देश के युवाओं के बारे में सोचा है, क्या देश के हालात होने वाली है, कितने तरह के खर्चे और टैक्स हमारे साथ बढ़ने वाले हैं। इन सभी चीजों की बातें हम बजट में फरवरी में देख लेते हैं, जो ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। तो आपका काम क्या है? आपका चुपचाप काम यही है कि उन वीडियोस को देखें, इनको समझे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को सॉल्व करें। मिलते हैं आपसे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ, और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के वीडियोस भी आपको सून मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा जो आगे के कुछ लेक्चर्स होंगे वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड प्रैक्टिस सेट होंगे, और उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।